15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे अचानक शबनम के पड़ोसियों को शबनम के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। शबनम की चीखें इतनी तेज थी कि सभी पड़ोसी भाग के शबनम के घर जाते हैं और जब शबनम के घर के अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला था। शबनम के परिवार के 7 लोगों का किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। माँ बाप, 2 भाई, एक भाभी और एक मौसी की लड़की, सभी के गर्दन धड़ से अलग हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो इस घर में कातिल ने मौत का तांडव किया हो। यहाँ तक कि शबनम के भैया भाभी के 11 महीने के बच्चे तक को कातिल ने जिंदा नहीं छोड़ा था। बस अकेली बच गई थी तो शबनम ही। अब दोस्तों, आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कातिल ने शबनम को क्यों जिंदा छोड़ दिया और आखिर किसने और क्यों शबनम के घर में मौत का एक खूनी खेल खेला। वो सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की। इस गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था शबनम का परिवार। शबनम के पिता शौकत अली एक कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का बड़ा भाई MBA करके एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहीं छोटा भाई अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से और फिर भूगोल से MA कर चुकी थी और गांव के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रही थी। उसका सपना था कि एक दिन वो भी अपने पिता की ही तरह लेक्चरर बने, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके लेक्चरर बनने का सपना एक ही रात में चूर चूर हो जाएगा। 15 अप्रैल 2008 की रात जब शबनम की चीख पुकार सुनकर आसपास के सभी लोग उसके घर पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। फॉरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिगेटिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। शबनम का रो रो के बुरा हाल था। वो बार बार रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। पुलिस शबनम से पूछताछ करना चाहती थी, पर उसकी नाजुक हालत के चलते पूछताछ कर नहीं पा रही थी। खैर, कुछ देर बाद जब शबनम की हालत थोड़ी नॉर्मल होती है तब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। शबनम पुलिस को बताती है कि रात खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शबनम भी अपने कमरे में सोने जाती है, पर गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आती। फिर वो सोने के लिए छत पर चली जाती है। आधी रात में जब बारिश शुरू होती है तो उसकी नींद टूट जाती है और वो नीचे अपने कमरे में सोने के लिए आती है। तभी उसने देखा कि कुछ चोर डाकू टाइप लोग उसके परिवार के सभी लोगों को जान से मार रहे थे। ये देखकर वो चीखते हुए बाथरूम में भाग जाती है और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। शबनम की चीख पुकार से वो लोग डर जाते हैं और छत के रास्ते से भाग जाते हैं और तब तक गांव वाले भी उसके घर पर आ जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल के लिए छत पर जाती है तो देखती है कि छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर बने लोहे का दरवाजा अंदर से बंद है। ये देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि अगर शबनम की बात माने तो बदमाश छत से भागे थे, तो ये दरवाजा अंदर से किसने लॉक किया। इसके बारे में जब पुलिस वहां मौजूद सब लोगों से पूछताछ करती है तो सब लोग बताते हैं कि जब वो लोग शबनम के घर में आए थे तो छत का दरवाजा अंदर से ही लॉक था। और फिर पुलिस वाले देखते हैं कि जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट थी और दीवार प्लास्टर की थी, तो ऐसे में बिना सीढ़ी के बदमाश वहां से भाग नहीं सकते थे। पुलिस जब उस छत की दीवार का मुआयना करती है तो उस दीवार पर कहीं भी कोई सीढ़ी लगाने का निशान मौजूद नहीं था। अब पुलिस को शबनम के ही ऊपर शक होने लगता है, पर सिर्फ शक के बिना पे ही पुलिस उसे अपराधी नहीं बना सकती थी और न ही उससे कड़ाई से पूछताछ कर सकती थी, क्योंकि गांव के लोगों के अंदर शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस के खिलाफ नाराजगी थी। ऐसे में पुलिस की छोटी से छोटी गलती भी गांव वालों की भावनाओं को भड़का सकती थी। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या मीडिया में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। ऐसे में उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती उस परिवार से अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए अमरोहा पहुंचती हैं और लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए
आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात के साथ साथ शबनम को 5 लाख का चेक देने का ऐलान भी करती हैं। हालांकि घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। चूँकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने मायावती के पीए से 24 से 48 घंटे का समय मांगा। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मारने से पहले भी सभी लोगों को जहर दिया गया था। अब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि अगर बदमाशों ने घर वालों को मारा है तो फिर मारने से पहले जहर क्यों देंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का शक शबनम पर और बढ़ता जा रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को अपने गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि शबनम का गांव के ही एक लड़के सलीम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अगर उससे पूछताछ की जाए तो हो सकता है कि ये केस सॉल्व हो जाए। 18 अप्रैल को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता सलीम को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के सख्त रवैये के आगे सलीम का हौसला टूट जाता है और फिर सलीम उस काली रात की सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। सलीम बताता है कि वो और शबनम कुछ सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये बात शबनम के घर वालों को पसंद नहीं थी। शबनम को लगता था कि एक न एक दिन सभी लोग सलीम को अपना लेंगे, पर शबनम के पिता और भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि एक तो सलीम पढ़ा लिखा नहीं था और दूसरा कि वो बेहद ही गरीब परिवार से था। सलीम गांव में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और इसी बहाने वो अक्सर शबनम के घर आता जाता रहता था। घर पर आने जाने के दौरान ही शबनम को सलीम से प्यार हो गया। धीरे धीरे जब ये बात पूरे गांव में फैलने लगी तब जाकर शबनम के पिता शौकत अली को ये बात पता चली। शौकत अली ने पहले बेटी को बहुत समझाया, पर जब शबनम नहीं मानी तब शौकत अली अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशना शुरू कर देते हैं। जब शबनम को ये बात पता चली तो उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसने मन ही मन ये मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। 13 अप्रैल 2008 को सलीम ने बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। शबनम के दोनों भाई छुट्टियों में गांव आए हुए थे और 14 अप्रैल की दोपहर में उसके दोनों भाई अपने अपने शहर के लिए निकल गए। जब शबनम को ये बात पता चली तो उसने अपने दोनों भाइयों को फोन करके वापस बुला लिया। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। उसके बाद शबनम अकेले ही किचन में सबके लिए चाय बनाती है और उसमें जहर मिलाकर सबको पीने के लिए दे देती है। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में सोने गए, जहां उनका दम घुटने लगा और वो मर गए। पर शबनम को जहर पर कम यकीन था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुला लिया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम सलीम को लेकर पहले अपने पिता शौकत के कमरे में जाती है। शौकत अली अपने खाट पर बेहोश या फिर मान ले कि मरे हुए पड़े थे। शबनम अपने पिता का सिर पकड़कर सीधा कर देती है और सलीम से बोलती है कि कुल्हाड़ी से पिता की गर्दन पर वार करो। कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसके पिता का सिर धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर माँ पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। पर अभी भी घर में एक मासूम बचा हुआ था, भैया और भाभी का 11 महीने का बेटा, यानी कि शबनम का भतीजा। शबनम सलीम से बोलती है कि इसका भी गला दबा के मार दूं। सलीम भी बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे का गला दबा देता है। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और गांव के एक तालाब में उस कुल्हाड़ी को फेंककर अपने घर चला जाता है। जैसे ही सलीम अपने घर पहुंचता है तभी शबनम का उसे कॉल आता है। शबनम सलीम से कहती है कि जल्दी वापस चले आओ, भतीजा अभी जिंदा है। पर सलीम अब वापस जाने की हालत में नहीं था, तो वो मना कर देता है और कहता है कि अब मैं नहीं आऊंगा, तुम खुद ही उसे मार दो। इसके बाद शबनम ने अपने 11 महीने के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सलीम के कबूलनामे के बाद पुलिस शबनम को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और उससे भी पूछताछ करती है। पहले तो शबनम कुछ नहीं बताती, फिर जब सलीम उससे कहता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, तब जाकर शबनम भी अपना गुनाह कबूल लेती है। सलीम की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस उस तालाब से बरामद कर लेती है।
अब ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दाव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी जेल और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। दोस्तों, जब ये घटना घटी थी उस वक्त शबनम प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि शबनम ने अपने बेटे को जन्म देने के लिए ही एक खौफनाक साजिश रची थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात उसके परिवार वालों को पता चलेगी तो वो लोग बच्चे को गिरा देंगे। खैर, सजा के दौरान जेल में ही शबनम ने अपने बेटे को जन्म दिया। करीब 6 साल वो जेल में ही रहा और फिर उस्मान सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने शबनम के बेटे को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। गुजरात के वलसाड इलाके में पारडी नदी के पास ब्लू कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पे ये लाश कार की पिछली सीट पे मिली थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लाश को देखकर ये भाप लिया कि मामला कत्ल का है, क्योंकि गला दबाने का निशान लाश पे साफ साफ दिख रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये महिला कौन है और उसे मारकर यहाँ लाया गया या फिर यहीं उसे मारा गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, गुजरात का गरबा आज कौन नहीं जानता। देश के कई शहरों में इसका आयोजन नवरात्रि के समय किया जाता है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी, जो गुजरात के वलसाड में रहा करती थी। इनके पति हितेश म्यूजिशियन थे। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते थे। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थी। जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड के ही पारडी नदी के पास एक लावारिस कार मिली, जिसे देखकर आसपास के लोगों को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची और कार का दरवाजा खोला तो पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश मिली। लाश के पास से पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मरने वाली महिला की पहचान हो सके, लेकिन पुलिस जब गाड़ी के नंबर प्लेट की जांच करती है तो महिला का नाम और सारी डिटेल्स पुलिस के सामने आ जाती है, क्योंकि गाड़ी मरने वाली महिला के नाम पे ही रजिस्टर थी, और जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता थी। अब वैशाली के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता था कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस बबीता कौशिक की सारी जन्म कुंडली निकालती है। बबीता कौशिक की कॉल डिटेल से पता चलता है कि वैशाली के साथ बबीता भी वहीं मौजूद थी, लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था, और डर ये भी था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका
का ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर पूरा भरोसा हो गया। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था? तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में बबीता फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया और यकीन के साथ कहा कि ये वही संदिग्ध है जिसे आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने समझाते हुए उससे पूछताछ की, तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पहले ही दोस्ती हुई थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। लिहाजा बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपए में तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। बबीता ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी लेकर घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर दूर ही उसे खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली भी कार से वहां पहुंची। बबीता ने दोनों सुपारी किलर को अपना रिश्तेदार बता के वैशाली से मिलवाया। कुछ देर तक उनकी आपस में बातचीत होती रही। तभी एक सुपारी किलर वैशाली के दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है। वैशाली मदद के लिए बबीता की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन बबीता उस पर कोई दया नहीं दिखाती। वैशाली के हत्या के बाद उसकी लाश को कार में डालकर दोनों सुपारी किलर कार लेकर पारडी नदी के पास पहुंचते हैं और सुनसान जगह देखकर गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई, तब उन्होंने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया, जबकि एक अन्य किलर की तलाश की जा रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।